विदित है कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न व्याख्यानमाला देख रहे हैं। आज हमारा व्याख्यान संख्या 20 है और इसका विषय है भूपटल की परिवर्तनकारी शक्तियाँ, यानी फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि क्रस्ट, जैसे आप लोगों को पता है कि ये संपूर्ण भूपटल विभिन्न प्रकार की विषमताओं से युक्त है। इन विषमताओं को सैलिसबरी नाम के प्रमुख भौतिक भूगोलवेत्ता ने 3 मुख्य प्रकारों में बांटा है। प्रथम प्रकार के उच्चवच, जिसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय प्रकार के उच्चवच, जिसमें पर्वत पठार मैदान आते हैं। तृतीय प्रकार के उच्चवच, जिसमें विभिन्न प्रकार के अपरदनकारी बलों द्वारा निर्मित काट छाट कर घाटियों तथा डेल्टाएं या पर्वतों का कटाव हो रहा है, वो तृतीय श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत आते हैं। तो ये वास्तव में स्थल रूप सदैव परिवर्तनकारी रहते हैं और लगभग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रमाण के आधार पर लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 महासागर था, जिसे हम भूसंनति भी कहते हैं। इस भूसंनति पर संपीड़नात्मक बल और वर्तमान में प्लेट विवर्तन के कारण से विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो हमारे यहाँ पर वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला के रूप में हिमालय अल्पाइन पर्वत क्रम के रूप में दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर निरंतर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं और इनको परिवर्तन करने वाली विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती है। भौतिक भूगोल की दृष्टि से ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत या सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में इस प्रकार से अनेक प्रश्न आते हैं और वैसे भी भौतिक भूगोल के संदर्भ में इसको हमें अच्छे से जानने का चाहिए। तो पृथ्वी पर ये विभिन्न प्रकार के जो बल उत्पन्न होते हैं, उन बलों से उत्पन्न वाली गति को हम भू संचलन या भूपटलीय आंदोलन भी कहते हैं, या अर्थ मूवमेंट या क्रस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। सामान्यतः पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तनकारी शक्तियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, आंतरिक शक्तियाँ तथा बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल के नीचे आंतरिक भागों में उत्पन्न होती हैं और ये विभिन्न प्रकार की पृथ्वी के धरातल पे असमानताएं उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन्हें या निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें निर्माणकारी बल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें विवर्तनिक हलचल होती है, प्लेटों के द्वारा इसमें मूवमेंट होता है, तो इसे विवर्तनिक या टेक्टोनिक फोर्सेज भी कहते हैं। अब इसके बाद में इन असमानताओं को उत्पन्न जो है समानता उत्पन्न हुई है आंतरिक शक्तियों के द्वारा, उनको बाह्य शक्तियां हैं वो निरंतर अपने विध्वंस के द्वारा या कटाव के द्वारा या छांट कर नई प्रकार की आकृति का या समतल करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें विध्वंसकारी शक्तियां कहते हैं। थॉर्नबरी ने इन्हें समतल स्थापक बल का नाम दिया है। थॉर्नबरी ने दोनों अंतर्जात बल और बाह्यजात बल को जियोमॉर्फिक प्रोसेस का नाम दिया है। अगर हम इसको देखते हैं कि जो अंतर्जात बल, उसकी प्रक्रिया और क्या कारण है। अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो पृथ्वी का भूगर्भ का ताप, दूसरा भूगर्भ की चट्टानों का फैलाव तथा सिकुड़न, तथा मेंटल तथा ऊपरी कोर के द्रव पदार्थ का स्थानांतरण। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाली बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं, तथा धरातल पर इन्हें क्षैतिज संचलन अथवा लंबवत या ऊर्ध्वाकार संचलन उत्पन्न होता है। तो इन गतियों के कारण अनेक प्रकार के स्वरूप या आकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनके गति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण रेडियो एक्टिव तत्वों की ऊष्मा से उत्पन्न शक्ति है, और उस शक्ति से मैग्मा या पिघली जो चट्टानें हैं उसका विस्तार होता है, फैलाव होता है। वो घनत्व में कम ज़्यादा होने के कारण से ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करती हैं। तो इस आधार पर आंतरिक प्रक्रियाओं को संचालित करने में प्रतिबल यानी स्ट्रेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबल में ज्वारीय, गुरुत्वीय, विवर्तनिक बल प्रतिबल सर्वाधिक है, जिनमें पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा विकृति उत्पन्न होती है। तो विवर्तनिक प्रतिबल 3 प्रकार से काम करता है। वो तनाव के द्वारा, संपीड़न के द्वारा या अवरूपण के द्वारा। तनाव में जैसे कि आपको पता है कि तनाव में
दो चट्टानें परस्पर या कोई भी अलग अलग दो विपरीत दिशाओं में अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। संपीड़न में दो शक्तियां परस्पर एक दूसरे से भिड़ने का कार्य कर रही है, एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, तो कंप्रेशन लग रहा है यानी दबाव लग रहा है, जिसे संपीड़न कहते हैं। अवरूपण में शीयर में अगल बगल में वो खिसक जाती है, तो वो आपका शीयर कहलाता है। तीव्रता के आधार पर इन अंतर्जात बलों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला तो है आकस्मिक संचलन या घटनाएं, दूसरा पटल विरूपणकारी संचलन या दीर्घकालिक शक्तियाँ। तो यानी कि इसमें इसकी इंटेंसिटी क्या है, फोर्स कितना ज़्यादा लग रहा है, इस आधार पर सीधा सीधा दो भागों में बांट रखा। आकस्मिक यानी कि भूकंप ज्वालामुखी के द्वारा आकस्मिक बल उत्पन्न होता है, और पटल विरूपणी बल के अंतर्गत में लंबे समय तक तनाव का या संपीड़न का या शीयर का उत्पन्न होता है, और वो लगातार कार्य करता है, तब वो जाके उसमें दीर्घकालिक शक्तियाँ होती हैं, उसमें लंबा समय लगता है बल को उत्पन्न होने में और कार्य करने में। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आकस्मिक शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी पर अचानक घटित होती हैं, और जिसमें मुख्यतः ज्वालामुखी में भूकंप होते हैं। ज्वालामुखी से आपको जैसा पता है कि विस्फोट के द्वारा दरार के माध्यम से अचानक से ये उत्पन्न होता है, मतलब एक तरह का विध्वंस उत्पन्न होता है, और वो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। पिघला मैग्मा ऊपर की तरफ विस्फोट के रूप में आता है और विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निकलता है। इसी प्रकार से भूकंप भी पृथ्वी पर के आंतरिक भागों में तीव्र कंपन या तरंग द्वारा उत्पन्न करता है, जो धरातल के ऊपर नीचे या चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्थाओं में विक्षोभ होने से उत्पन्न होता है। इस कारण से भूकंप भी हमारे यहाँ पर आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त चार्ट के आधार पर हम इस चार्ट के द्वारा हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाले बलों की हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये विदित है, जो चार्ट है इसमें दो मुख्य भाग कर रखे हैं, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य जात शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों को पुनः दो भागों में विभक्त किया है, दीर्घकालिक शक्तियाँ और आकस्मिक अंतर्जात शक्तियाँ। तो दीर्घकालिक शक्तियों के अंतर्गत में पुनः दो भाग करें, इसके दो भाग करके इसमें एक तो महादेशजनक शक्तियाँ तथा पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। तो जो महादेशजनक शक्तियों के अंतर्गत में क्या होता है कि ऊपरमुखी शक्तियाँ लगती है, यानी ऊपर की ओर बल कार्य करता है, और दूसरा जो बल है नीचे की ओर कार्य करता है। तो महादेशजनक शक्तियाँ मुख्यतः जो विशाल पैमाने पर व्यापक महाद्वीपीय स्तर पर अगर घटनाक्रम हो रहा है और व्यापक स्थल पर ये निर्माण कार्य या धसाव कार्य हो रहा है, तो वो महादेशजनक शक्तियों के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि से इसका दो मुख्य भागों में किया है। दूसरा प्रकार है पर्वत निर्माण कार्य की शक्तियाँ, यानी कि इसी जो दीर्घकालिक शक्तियों का ये दूसरा भाग है पर्वत निर्माण, इसके द्वारा विशेष स्थानीय स्तर पर पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार से कार्य करता है, तनाव या संपीड़न के द्वारा। यानी तनाव होगा तो वो भाग है वो टूट के अलग अलग हो जाएगा। उस तनाव में जिसे क्रिस्टल फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें चटकन भी हो सकती है और फॉल्टिंग भी हो सकती है। जैसे रिफ्ट वैली है वो फॉल्टिंग में आ जाएगी, चटकन है, क्रैक है, जो विभिन्न प्रकार की दरार उत्पन्न हो जाती हैं, वो तनाव के द्वारा ही उत्पन्न होती है। उसकी तनाव की तीव्रता के ऊपर ये निर्भर करता है या चट्टानों की प्रकृति के आधार पर। उसी प्रकार से जो दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत में संपीड़न आता है, संपीड़न में क्या होता है कि क्रिस्टल बैंडिंग है, संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातल है आंतरिक बलों के पर्वत निर्माणकारी शक्तियों के अंतर्गत संपीड़न प्रक्रिया में बड़े व्यापक पैमाने पर क्रस्ट का बैंडिंग होता है, यानी पृथ्वी के ऊपरी धरातल का उसमें मुड़ाव हो जाता है या उसमें परिवर्तन होता है। तो ये दो प्रकार से मुख्य परिवर्तन होता है, स्वलन कहते हैं और वलन कहते हैं। स्वलन का मतलब है रैपिंग, यानी कि वलन के ऊपर वलन का ऊपर चढ़ जाना। उसमें भी ये दो प्रकार का हुआ है, यानी कि अप रैपिंग और डाउन रैपिंग, यानी ऊपर की ओर चढ़ गया और या नीचे की साइड में तनाव के कारण से या संपीड़न के कारण से वो नीचे की साइड में ज़्यादा कई रैपिंग हो गया, उसमें एक के ऊपर एक चढ़ गई। तो ये दोनों ऊपर भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो उसकी स्थिति के अनुसार से इसका वर्णन कर रखा है। दूसरा जिसमें वलन है, जिस वलन जैसा कि आपको पता है कि ये पर्वत निर्माण कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल होता है। इसकी बल की तीव्रता के आधार पर, कंप्रेशन की तीव्रता के आधार पर वलों का के कई फोल्ड निर्मित होते हैं और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि हम इसको देख रहे हैं कि दूसरा जो प्रमुख है वो दीर्घकालिक शक्तियों के अंतर्गत में हम इसको विस्तार से देखेंगे
तो दीर्घकालिक शक्तियों को पटल विरूपी बल, या हम जिसे कहना चाहिए कि संचलन कहते हैं, या पटल विरूपणी बल भी इसे कहा जाता है। इस पटल विरूपण के अंतर्गत वे समस्त दीर्घकालिक घटनाएं सम्मिलित है जो अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा जिनके उत्पन्न होने में समय लगता है, यानी कि उसको बहुत लंबे समय तक शक्ति को अपने आप को संवर्धित करना पड़ता है या एकत्रित करना पड़ता है, तब जाके ये बल उत्पन्न लगते हैं। धरातल के नीचे ये शक्तियाँ विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती है। टेक्टोन का अर्थ लैटिन भाषा में निर्माणकारी होता है, इसलिए इसे हम निर्माणकारी शक्ति भी कहते हैं। आंतरिक भाग में ये शक्तियाँ लंबवत या क्षैतिज गतियों के कारण अनेक प्रकार की आकृतियाँ उत्पन्न करती है। फ्रेंच में ट्रिवार्ता के अनुसार पटल विरूपण से अभिप्राय उन समस्त प्रक्रमों से है जिनका भूपटल के उत्थान, अवतलन, विस्थापन, उसके टूटने या मुड़ने या संकलित होने से होता है। दूसरे शब्दों में भूपटल के वे सभी विक्षोभ तथा स्थान भ्रंश जिनमें पृथ्वी की पपड़ी झुकती, मुड़ती, टूट जाती है, परिणाम स्वरूप धरातल पर बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, वे पटल विरूपणी बल कहलाते हैं। पटल विरूपणी बल के क्षैतिज तथा लंबवत गतियों के कारण से तनाव, संपीड़न व उत्थान अथवा अवतलन होता है, जिसके द्वारा बंकन है, वलन है, चटकन है, विभंग आदि प्रक्रियाएं से धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती है। इस दीर्घकालिक शक्तियों के अंतर्गत दो मुख्य, जैसा कि मैंने आपको चार्ट के द्वारा समझाया कि दो क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से दो प्रकार हैं, महादेश जनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेश जनक संचलन में आपको बताया लैटिन भाषा में इपीरोज का अर्थ होता है महाद्वीप, और महादेश जनक संचलन अत्यधिक विशाल क्षेत्रों में को प्रभावित करता है जो प्राय वर्टिकल या रेडियल होता है, रेडियल शक्तियों के द्वारा कार्य करता है। यह बल पृथ्वी की त्रिज्या की दिशा में कार्य करता है, जिससे व्यापक स्तर पर भू उत्थान होता है तथा यह उत्थान अवतलन, निर्गमन, निमज्जन क्रियाओं द्वारा होता है, जो लंबवत संचलन की परिचायक है। इस क्रिया द्वारा पृथ्वी पर महाद्वीप, द्वीप, पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र की तली का निर्माण होता है। बलूचिस्तान का मकरान तट, कच्छ की खाड़ी, विंध्याचल पर्वत, अफ्रीका का पठार महादेश जनक बल के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी भांति स्कैंडिनेवियन और नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वो लगातार ऊंचे उठ रहे हैं, वो महादेश जनक बल का प्रमुख उदाहरण है। महादेश जनक बल का जैसे कि आपको बताया कि दो प्रकार के इसमें गतियाँ होती हैं, भू उत्थान जिसे हम ऊपरमुखी भी कह सकते हैं और या ऊर्ध्वमुखी भी कह सकते हैं, या अपलिफ्टमेंट मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका महादेश जनक संचलन का, वो भू अवलयन, अधोमुखी संचलन या डिप्रेशनल या अथवा डाउनवर्ड मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। भू उत्थान को हम देखेंगे तो भू उत्थान के अंतर्गत पृथ्वी के संचलन द्वारा स्थल तथा समुद्री भाग दोनों उठ जाते हैं। इस महाद्वीपीय स्थलीय भाग को उठने को हम भू उत्थान कहते हैं, अपलिफ्टमेंट कहते हैं। सागरीय भाग के उठने को हम उन्मंजन कहते हैं या इमर्जेंस कहते हैं। क्रिटेशियस युग में लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व कोलोराडो पठार समुद्र तल के पास था तथा ऊटा तथा एरिजोना तटीय मैदान थे, परंतु कोलोराडो पठार के ऊपर उठने से ये वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार स्कैंडिनेवियन का उत्तरी पश्चिमी तटीय भाग का मैदानी भाग समुद्र तली का उठा हुआ भाग है वर्तमान में। जापान का जो होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू जो द्वीप है उसमें जो होन्शू जो तट का दक्षिणी भाग सागर से उठा हुआ भाग है वो भी भू उत्थान को स्पष्ट करता है। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो हमारे को जो अगर इसके कई और विश्व में उदाहरण है, जैसे ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड का महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय जो मग्न तट है ऊपर की ओर लगातार उठ रहा है तथा बाल्टिक सागर प्रति 100 वर्षों में 1.3 मीटर ऊंचा उठ रहा है।
इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन के सहारे स्थित पूर्वी मैदान भी समुद्र से उठा हुआ भूखंड है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में भी पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के सहारे सह्याद्री की श्रेणी के सहारे हमारे को उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। कच्छ की खाड़ी के पास लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अल्लाह बांध नामक स्थान में, काठियावाड़ में पोरबंदर के पास, कलकत्ता में, बांग्लादेश के पार माधवपुर वन में उन्मंजन के प्रमाण पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र की तली ऊंचे की तरफ उठ रही है, ये हमारे को देखने को मिलते हैं। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है इसका, हमारा जो महादेश जनक बल के अंतर्गत जो भू उत्थान के पश्चात दूसरा है भू अवनयन, यानी कि डिप्रेशन। इस महाद्वीपीय संचलन के प्रकार में भूमि का नीचे की ओर धसाव होता है, जिसे अधोमुखी संचलन कहते हैं। स्थलीय भाग के धसाव को अवतलन कहते हैं, यानी सबसिडेंस कहते हैं, तथा समुद्री भाग के अवतलन को हम निमज्जन या सबमर्जेंस कहते हैं। हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर प्रदेशों का धसाव इसके प्रमुख प्रमाण हैं। स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड के में समुद्र के भीतर एक कोयले की परतों के रूप में निमज्जन का प्रमाण पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कार्बोनिफेरस की जो कोयले की जो परत है, जो इसके अंतर्गत में ब्रिटेन और जो स्कॉटलैंड के मध्य में, यूरोप के पश्चिमी भाग के मध्य में जो समुद्री भाग है, वो निमज्जन का प्रकार है, वो नीचे की तरफ धस गया है, इसी वजह से कोयला बेल्ट वहाँ पाई जाती है। मैक्सिको का उत्तरी भाग भी कई बार जलमग्न होता रहा है। फ्योर्ड तट वास्तव में निमग्न घाटियाँ, यानी कि फ्योर्ड तट हिमानी के द्वारा निर्मित है, परंतु कालांतर में वो समुद्र में अंदर धस गई हैं, तो इसलिए हम उनको फ्योर्ड तट कहते हैं। वो विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों का कार्य करती हैं। भारत में भी मुंबई है, गंगा का डेल्टा है, पांडिचेरी है, तिरुनेलवेली है के तटों के पास धसे हुए वनों के प्रमाण मिलते हैं, तथा कच्छ का सिंदरी का ऐतिहासिक किला भी जलमग्न हो गया है। अंडमान निकोबार की भी ज़मीन धंसने के प्रमाण मिले हैं। अभी 26 दिसंबर 2004 में सुमात्रा के समुद्री भूकंप से अंडमान के पूर्वी भाग तथा कई द्वीप समूह समुद्र सतह में धंस गए हैं। इसी के कारण से ये हमारे प्रमुख होता है।